Hello students, class 11 accountancy chapter 20 financial statement without adjustment excluding adjustment चल रहा था, जिसका लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन नंबर 32 किया था हम लोगों ने, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 32। आज इस यूनिट को या इस चैप्टर को आज हम खत्म करेंगे और इसके आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 33 और 36 तक इसमें क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बनेगा आप उसको इकट्ठा करोगे और हमसे पूछोगे, उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। जितना भी क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इकट्ठा करोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसको हम वीडियो में इंक्लूड कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या है। amount spent on unsuccessful patent right is the revenue expenditure even though the amount is large, the deferred revenue expenditure if amount is large, बड़ा अमाउंट है, सी कैपिटल एक्सपेंडिचर और डी हो गया आपका नन ऑफ दिस। बोलिए, अमाउंट आपने स्पेंड किया है लेकिन अनसक्सेसफुल पेटेंट राइट के लिए। पेटेंट जैसे कोई भी नया आविष्कार होता है तो सबसे पहले एक तरह से कह सकते हो कि उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है ना। अगर आपने उसका पेटेंट नहीं कराया तो फिर उसका इस्तेमाल कोई और भी कर सकता है, जिससे आपका जो नया आविष्कार है वो आपके हाथ से निकल सकता है। कोविड-19 का वैक्सीन की अगर बात करें तो हर कंपनी कोविड-19 का वैक्सीन बनाने पर लगी हुई है या लगी हुई थी बोल सकते हैं। और अगर कोई मान लीजिए कि नया आविष्कार था वो, उसको अगर रजिस्टर करवा नहीं कराना, मान लीजिए जैसे कि आपका ये आ गया, क्या बोलते हैं, कोवैक्सीन आ गया है ना, फाइजर आया और क्या था, कोविशील्ड था, ये सब कुछ वैक्सीन है। अब आप ये नया आविष्कार है, इसका पेटेंट चाहिए आप कराना, इसको रजिस्टर करवाना अपने नाम से, और उसमें आप क्या कर रहे हो, लार्ज अमाउंट खर्च कर रहे हो। अगर पेटेंट नहीं करवा लोगे, कोई भी नया आविष्कार को अगर पेटेंट नहीं कराओगे तो वो आपके नाम से कैसे लिखेगा? वो आपके नाम से जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक तो वो कोई भी कंपनी, मान लो आपने बनाया वैक्सीन, जो आपने उसमें कंपोनेंट का या जो भी दवा में आपने उसको मिक्स किया, जो भी आपने उसमें लगाया, जो भी, तो वो कोई और भी इस्तेमाल कर सकता है और फिर आप ही के नाम पर वो भी जो है दूसरे नाम से वैक्सीन बना करके मार्केट में उसको पेटेंट करा करके बेच सकता है। तो आपकी मेहनत तो पानी में गई ना। तो क्या होता है आपका कि
अब उसको कराना है पेटेंट, और पेटेंट करवाने के लिए आपने एक लार्ज अमाउंट खर्च किया जो कि अनसक्सेसफुल रहा, नहीं करवा पाया आपने पेटेंट। तो क्या कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ? अगर पेटेंट होता और इसमें जो खर्च आपने किया, अमाउंट स्पेंड जो आपने खर्च किया, अगर ये पेटेंट हो जाता तो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल जाता, आपको राइट मिल जाता कि आप उसको बेच सकते हो या मार्केट में आप उसको डाल सकते हो, और उससे जो है आपकी कमाई हो सकती है, फ्यूचर में आपका बेनिफिट हो सकता है। तो ऐसा तो हुआ नहीं। अगर ऐसा होता कि वो सक्सेसफुल हो जाता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट था, लेकिन अनसक्सेसफुल हुआ, इसलिए सबसे पहले आप इस बात को दिमाग से निकाल दो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर सक्सेसफुल हो जाता तो जाहिर सी बात है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता, एक एसेट जनरेट होता, एक इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट आपके पास आता जो कि पेटेंट था, आपके पास पेटेंट राइट है ना। इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट, एक एसेट क्रिएट हो जाता जो कि आपका पेटेंट है, और वो होता फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर हो जाता बैलेंस शीट के एसेट साइड। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भले ही अमाउंट बहुत बड़ा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फ्यूचर इकोनॉमिक कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं हुआ। ये तो निकल गया हाथ से। अच्छा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इफ अमाउंट इज लार्ज। अच्छा, क्या आप बताओ कि खर्च कर रहे हो पैसा, जैसे मान लो आपने एडवर्टाइज कराया कि देखो ये मेरा एक प्रोडक्ट है और मैं इसको मार्केट में लॉन्च किया हूँ, आप इस प्रोडक्ट को खरीदो, जिसके लिए आपने एडवर्टाइज कराया, तो उसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले साल में मिलेगा। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल में आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। तो क्या ऐसा कुछ हुआ कि आपने खर्च किया और फ्यूचर में आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह? ये भी तो नहीं हुआ। अमाउंट लार्ज है उससे मतलब नहीं, ये भी तो नहीं हुआ। तो आपका ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं हुआ। अब दो ही ऑप्शन है, नॉन ऑफ दिस और रेवेन्यू। तो इससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी आपका हुआ नहीं, कैपिटल भी नहीं है, और आपने कुछ 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद कोई फायदा होगा ऐसा भी नहीं है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इसका बेनिफिट आपको तुरंत मिलता है, जैसे आप फर्नीचर खरीदे, लैंड खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, तुरंत आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका आगे आने वाले साल होता है, इसलिए इसको रेवेन्यू नेचर का माना गया है ना। तो इस ये भी नहीं हुआ। इसके बाद क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इवन दो द अमाउंट इज लार्ज, बहुत बड़ा अमाउंट है, लार्ज अमाउंट है, और आपने खर्च किया तो पेटेंट को पाने के लिए खर्च किया कि हम इसको रजिस्टर हो जाए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। तो ये एक्सपेंडिचर आपका भले ही अमाउंट बहुत लार्ज है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पेटेंट जो आपने पेटेंट कराना था, है ना, पेटेंट राइट आपको जो चाहिए था वो अनसक्सेसफुल रहा, इसीलिए ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाएगा तो ये आपका एक तरह से एक्सपेंस हो गया, खर्च हो गया, आपको इसको पीएल के डेबिट में दिखाना, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। यही अगर आपका सक्सेसफुल होता तो ये पीएल के डेबिट में जा करके बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाता है ना। पेटेंट राइट अगर आपको मिल जाता तो फिर वो एसेट बन जाता, लेकिन आपको वो राइट नहीं मिला तो फिर वो आपका पैसा खर्च हो गया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। आई थिंक इतना काफी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। थर्टी 33 के बाद 34, कैपिटल एक्सपेंडिचर provides benefit option A, short period
वेरी शॉर्ट पीरियड और डी नन ऑफ दीज। बोलिए अब इसका भी तो सोचना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो कोई एसेट जनरेट होगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, यानी लॉन्ग पीरियड में आपको बेनिफिट होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपको लंबे समय के लिए बेनिफिट देता है। कोई भी आप फिक्स एसेट परचेस करोगे, है ना, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर हो गया आपका, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब कुछ आपका जैसे ही आपने इसको परचेस किया, आपने एक्सपेंडिचर किया और वो आपका कैपिटल एसेट बन गया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने हो गया, और ये आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा बिजनेस को चलाने में। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ इसमें बुक में आपका। दो क्वेश्चन बचा है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी क्वेश्चन इससे बनेगा, तो सब कुछ ध्यान में रखना आपको। Expenses incurred over purchase of fixed assets A कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यही सवाल से पूछा गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सी partially capital and partially revenue expenditure B none of this। इस पर आप गौर करिए, तब हम अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसमें लिखते हैं। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस is treated as a deferred revenue expenditure B है revenue पेमेंट या एक्सपेंडिचर लिखिए, इसको कोई दिक्कत नहीं। सी है कैपिटल पेमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर, और डी होगा नन ऑफ दीज। चैप्टर समाप्त आपका।
एक्सपेंसेस इंकर्ड ओवर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो तो वो आपका एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ये करेक्ट है आपका। रेवेन्यू बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, जैसे आप सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, है ना, वेजेस, ये सब दे रहे हो बिजनेस को। वाइट वॉशिंग हो गया आपका, तो ये सब आप बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खर्च करते हो। इससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो फिक्स एसेट परचेस कर रहे हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं होगा। आपको पता है पार्शली कैपिटल और पार्शली रेवेन्यू नहीं होगा, आपका पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। पार्शली रेवेन्यू और पार्शली आपका कैपिटल कैसे हो सकता है? थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो नहीं, या तो पूरा पूरा आपका रेवेन्यू या तो फिर पूरा आपका कैपिटल, तो ये आपका कैपिटल ही होगा। इसके बाद नन ऑफ दिस, ये तो नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, ये करेक्ट है। बोलता है हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइज के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा खर्च किया। देखिए जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में तो न्यूज़ चैनल वाले आते हैं, या जो एडवर्टीजमेंट कंपनी है या एडवर्टीजमेंट जो टीम है वो सब लग जाते हैं आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में। आप तक वो एडवर्टाइज करते हैं। जैसे देखो कि जब क्रिकेट आप लोग देखते हो, आईपीएल का मैच चलता है या वर्ल्ड कप चल रहा है, तो जैसे ही ओवर कंप्लीट होता है टीवी पर ऐड आने लगता है। आपको क्या लगता है कि वो जो ऐड आ रहा है टीवी पे वो फ्री में आ रहा है? जो कंपनी जिस प्रोडक्ट को बेचना चाहती है या जो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो एडवर्टीजमेंट के जरिए होता है। आप घर में बैठे हो, आपके दिमाग में ये बात डाला जा रहा है कि देखो ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, टाटा नैनो लॉन्च हुआ है, ये गाड़ी का ये मॉडल लॉन्च हुआ है, ये मॉडल का ये बेनिफिट है। तमाम चीज़ आप यूट्यूब से लेकर, न्यूज़पेपर से लेकर, न्यूज़ चैनल से लेकर के अलग अलग चैनल पर, टीवी पर, रेडियो तो नहीं रहा मान लीजिए, है ना, चलते फिरते कहीं कैंप लगा हुआ है तो कहीं कोई एक्टर आया हुआ है तो कोई एक्ट्रेस आई हुई है ना, और तमाम सब लोग मिल करके एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो एडवर्टाइज किया जा रहा है, अगर बड़े लेवल पर एडवर्टाइज किया जा रहा है तो हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस उस पर इनकर्ड किया जाएगा, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट पे किया जाता है ना। जो आप देखते हो कि गाड़ी पर चलते चलते कुछ लोग अनाउंस कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये भी देखोगे तो क्या लगता है आपको फ्यूल नहीं कंज्यूम हो रहा है क्या? गाड़ी का भाड़ा नहीं लग रहा है? अगर अपनी गाड़ी है तो क्या मतलब डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है इसका? मतलब गाड़ी तो आपका लग रहा है ना, दिन भर का गाड़ी आपका इंगेज है, फ्यूल का कंजम्पशन है। तो एडवर्टाइज जो भी आप कर रहे हैं उस पर आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको एक तरीके का बेनिफिट हो, आपका प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को पता चले, आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर जाने और जान करके धीरे धीरे वो प्रोडक्ट को परचेस करना शुरू करें। तो शुरुआत में जब आप एडवर्टीजमेंट कराओगे तो तुरंत उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एडवर्टीजमेंट कराए, कस्टमर को पता चला कि हाँ ये टाटा का गाड़ी ये लॉन्च हुआ है, उसको कुछ लोगों ने खरीदा, जब वो कुछ लोगों ने खरीदा तो उस समय उसका बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे 5 साल 7 साल में जब लोग उसको ड्राइव करना स्टार्ट किए, कार को, अगर कोई भी कार लॉन्च हुआ है, मान लो अल्ट्रोज ही है, मान लो टाटा का अल्ट्रोज का है, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे लोग उसको बोलेंगे हाँ ये अच्छी गाड़ी है, वो आपके बारे में बताएंगे, आप उसका फिर एडवर्टीजमेंट देखोगे टीवी पे, तो आपके दिमाग में ये बात बैठेगा और धीरे धीरे कर करके आप उस प्रोडक्ट को परचेज भी करना चाहोगे। अच्छा अब हम इसी कंपनी का गाड़ी खरीदेंगे, हम यही गाड़ी खरीदेंगे, तो धीरे धीरे उसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले साल में, यानी कंपनी को, बिजनेस को आगे आने वाले साल में मिलेगा। तो ये हो गया आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू नहीं है आपका, ये है डेफर्ड रेवेन्यू। आगे आने वाले कुछ सालों में, 7 साल 5 साल में उसका बेनिफिट दिखेगा, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू नहीं चल रहा है, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू होगा क्योंकि तुरंत इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आगे आने वाले कुछ साल में मिलेगा, इसलिए डेफर्ड रेवेन्यू है। रेवेन्यू तो नहीं है, कैपिटल की पेमेंट नहीं है, है ना, तो ये आपका नॉन ऑब्वियस रेवेन्यू ऑप्शन ए करेक्ट। चलो तो ये चैप्टर हुआ आपका यहाँ पर खत्म, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सक्लूडिंग एडजस्टमेंट। अब बस यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट
एक्सक्लूडिंग एडजस्टमेंट की जगह अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। आपका नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। अब उसमें जो एडजस्टमेंट है उसका सवाल आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में ही हम उसको देखेंगे। तो आज के लिए